साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, जैसा कि अभी मनोरमा जी ने बतलाया कि श्री सिद्धि विनायक मंदिर एक केवल देवालय नहीं है, वह सेवा का एक बड़ा केंद्र है, मानव सेवा का एक बड़ा केंद्र है। वहाँ पर मेडिकल के क्षेत्र में बड़ी सेवाएं दी जाती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी सेवाएं दी जाती हैं, और विशेष करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मेडिकल के लिए वहाँ पर बड़ी सहायता दी जाती है। करीब साल के डायलिसिस सेंटर से लेकर के और जो मेडिकल हेल्प किया जाता है, 30 करोड़ रुपए साल का जो है श्री सिद्धि विनायक मंदिर देता है। तो निश्चित रूप से उसमें सभी समाज की सहभागिता भी रहती है। लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ दान आदि करते हैं, तो उसको हम सभी लोग उसी समाज में देने का कार्य करते हैं। तो मेरा शुभसीता फाउंडेशन और आप सभी लोगों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि उसकी आप सभी लोग जानकारी लीजिए। हमारे यहाँ पर उसका फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को सबसे पहले मैं शुभसीता जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उसको जमा करिए। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक मेरे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण सहयोग कह सकते हैं कि शुभसीता फाउंडेशन है आपका, और मैं जगत जननी माँ सीता की धरती सीतामढ़ी से आपने मुझे बुलाया है और मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और आपने जो बिहार स्वाभिमान, ये कार्यक्रम का जो टाइटल ही है ना, वो अपने आप में ही बहुत उत्साहित कर देने वाला है, क्योंकि बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ लाख प्रयास कर लो वो कहीं खो नहीं सकते। जैसे भगवान हर जगह है, वैसे बिहारी भी हर जगह पे है। और महावीर की धरती कह लो, बुद्ध की धरती कह लो, या फिर गांधी की जर्नी जो शुरुआत हुई उसका गवाह कह लो। बिहार की उस स्थिति को नकारा नहीं जा सकता है, उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते और ना ही बिहारी के अस्तित्व को नकार सकते। उन्हें जहाँ जगह बनानी होती है वो बना ही लेते हैं। कहते हैं कि हम बिहारी बहुत जिद्दी होते हैं, और बिहार की जिद ही बनाया है, आज तक बिहार को जिंदा रखा है, और बिहारियों की जिद ही बिहार को बदलेगा, और एक दिन वो ज़रूर आएगा जैसे पहले हुआ करता था। मुझे लगता है वो ज़रूर आएगा, बस ये जिद बरकरार रखने की ज़रूरत है। महिला कह रही है तो ये जिद बरकरार रहेगी। और रही बिहार में 50% रिजर्वेशन के बावजूद भी महिलाएं क्यों नहीं वहाँ पे अपने निर्णय खुद ले पाती हैं, क्यों ये स्थिति आज भी है कि वो उनके ससुर या उनके बेटे या बाकी कोई भी पुरुष जो हैं घर के, वो उस चीज़ को लीड करते हैं, और वो अपने कार्य को, जो अधिकार उन्हें रिजर्वेशन के बावजूद भी मिला, उसको वो क्यों नहीं खुद लीड कर पाती हैं। कारण ये है कि एक पितृसत्तात्मक सोच जो बहुत हावी रहती है कहीं ना कहीं से समाज पे, आज भी वो देखने को मिलता है, आज भी देखने को मिलता है। जैसे अभी का कुछ घटना देखोगे, एक सूटकेस में बॉडी को काट करके मार दिया गया उसके पति को। दूसरी घटना अभी, तो पूरा देश हिल गया है। न जाने कितने सूटकेस, कितने ड्रम, कितने कब्र रोज खुदते रहे, लेकिन नहीं हिला है देश। ये 2 सूटकेस और 1 ड्रम ने पूरे देश को हिला दिया, और हम कितनी ही बेटियां, बहुएं और कितने सब लोग दफन रोज होते रहते हैं। ये बराबर की चिंगारी उठनी चाहिए थी, ये दर्द, ये तरफ वो उसके लिए भी उठनी चाहिए थी जब महिलाएं दफन होती रही हैं, और वो संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस पीड़ा को महसूस, मैं किसी चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि ये जो हुआ है वो ये गलत है, मगर वो भी गलत है जो होता रहा है। जिस तरह से लड़कियों को, महिलाओं को मार करके दफन करता दिया जा रहा है, चाहे वो उसकी राजनीतिक उड़ान की ही मार क्यों ना हो, आपने पर काटे हैं। रिजर्वेशन के बावजूद भी वो चीज़ें नहीं दी गई। तो ये एक लड़ाई है, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, जो कि आज भी लड़ने की ज़रूरत है। अगर हमें वो पद दिया गया है तो निर्णय हमारे होने चाहिए, ना कि हमारे पति को, क्योंकि हम सक्षम हैं। एक महिला के अंदर ही वो ताकत है कि वो किचन में कंचन भी चला सकती है, सेम टाइम पे बच्चों को भी देख सकती है और मोबाइल पे बात भी कर सकती है। कहते हैं ना कि जैसे माँ दुर्गा के कई हाथ हैं या देवियों के कई हाथ होते हैं, वो हाथ ये दर्शाता है कि वो एक महिला है जो एक वक्त में कई हाथ का मतलब है कई कामों को एक साथ वो कर सकती है।
बावजूद भी उनकी शक्ति को नहीं पहचानना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपको देवी शक्ति में बिलीव ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो रिजर्वेशन मिला है, महिलाएं जो कि अगर यहाँ पर हैं और इंटरेस्ट रखती हैं कि वो जाके त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लड़े, तो ज़रूरी है कि वो अपने अधिकार को पहचाने। उसके लिए उन्हें लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए और अपने सूझबूझ और अपनी इच्छा से काम करने की ज़रूरत है। और वो परिवर्तन हुआ भी है, जो चीज़ें पहले थी उतनी नहीं रह गई हैं, उन्हें अधिकार मिला है। तो बिहार हम गंभीर भी हैं, धीरे धीरे बदल भी रहे हैं। थैंक यू। एक और सवाल अहाँ है। सबके नीक लागि रहल अछि कि नहि? नीक लागि रहल है ना? मजा आ रहा है? अहाँके अपन बेटी अहाँके एहिठमन एते सारा सवाल कऽ रहल छथिन अहूँके तरफ से, नीक लागि रहल है ना? ठीक। नीरज जी से मेरा ये सवाल है कि बिहार में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने अपना जो है भरमार और अपनी व्याख्या पूरी स्थापित कर ली है। जब हम मैथिली फिल्मों की बात कर रहे हैं, नो डाउट भोजपुरी सिनेमा से हमारा जो है रेवोल्यूशन आ रहा है बिहार में, बट मैथिली सिनेमा जो भी क्लास क्वालिटी बन रही है, हमें लगता है वो सिर्फ नेशनल अवार्ड्स के लिए बन रही है एंड नॉट फॉर द थिएट्रिकल रिलीज। इस पर मुझे आपका राय चाहिए कि क्या हम उसके ऊपर भी देखते हैं कि किस तरह से हमें रेवेन्यू जनरेट हो मैथिली सिनेमा से, उसके लिए हम कैसे ट्राई कर रहे हैं? नमस्कार आप सबको, और नमस्कार सारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट, और शुभश्रीता फाउंडेशन को भी बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम के लिए। मैथिली सिनेमा, पहले तो मैं थोड़ी सी इसके थोड़ा सा बैकड्रॉप में आपको बताता हूँ कि कोविड के दौरान मैंने ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाई थी और जो नेशनल अवार्ड तक पहुंची थी, और कभी इस उम्मीद में नहीं बनाई थी कि इसको नेशनल अवार्ड मिलेगा, बिकॉज कोविड के टाइम में दुनिया बड़े ही डुअल माइंड में थी कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी हम सब के बीच में। हम एग्जिस्ट होंगे भी कि नहीं वो भी नहीं पता था। तो मैं सोचा कि कुछ अपने क्षेत्र में कुछ तो बना लेते हैं, और सिंस मैथिली मेरी अपनी भाषा है तो मैंने उसमें एक फिल्म बनाने की कोशिश की। डेफिनेटली भोजपुरी का एक अलग कमर्शियल मार्केट बन चुका है। धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें इस 40 सालों भव्य कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मुझे ये देखकर बेहद खुशी हो रही है कि बॉम्बे जैसे शहर में जो इतना बिजी रहता है, आप सब एक शनिवार के दिन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। क्या बात। मैं अपने सारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समय निकाला और यहाँ इस विषय पर चर्चा शुरू की गई है। आपके सवाल पर मैं अभी आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इस विषय को ज़रा एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहूँगा। जिस विषय पर ये पैनल बनाया गया है वो विजन फॉर 2035, बिहार के लिए 2035 का क्या विजन होना चाहिए, इस पैनल पे हम बातचीत करेंगे। और ये वही मुद्दा है जिसके पीछे मैं अपनी पूरी सर्विस लाइफ में घुटता और अपनी आवाज़ को दबाता रहा। मैं लगभग पूरी ज़िंदगी बिहार से बाहर रहा। मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ ओरिजिनली, मधुबनी दरभंगा मेरा ददिहाल ननिहाल है, लेकिन और मेरा पारिवारिक जो ओरिजिन है वो बहुत ही लो लेवल से, मेरे दादाजी का एक फूस का घर होता था, वो ट्रेडिशनल मजदूरी करते थे। उससे 2 जनरेशन में मैं नेतरहाट स्कूल से पास करके आईआईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया मैंने 1988 में। 8 देशों में 3-3.5 साल ऑन एन एवरेज रहा, और उनमें से 4 देशों में मैं भारत का राजदूत था। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 2 जनरेशंस हुआ है, इसके पीछे की कविता की कुछ पंक्तियां कहूँगा। सबसे पहले
एक कविता ऐसी कहती है कि जिसके जीवन में युद्ध नहीं वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे, दीपक का कोई अर्थ नहीं जब तक तम से नहीं लड़े। तो बिहारियों की एक बड़ी अच्छी खूबी है, हम काफ़ी खुदगर्ज हैं, हम काफ़ी लड़ने में आगे, हमें बहुत ईगो भी है, पर इसके साथ एक अच्छी चीज़ आती है कि जब कोई सपना टूटता है तो हम दूसरा सपना देखने में पीछे नहीं हटते, हम लड़ जाते हैं। डिफेंस एक ऐसा बिजनेस ही काफ़ी टफ है। मैं ओरिजिनली हमारा जो परिवार है वो मुजफ्फरपुर से आता है। मेरे पिताजी फौज में थे, अराउंड 88-89 में रिटायर हुए, और मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र है। आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि बिहारी होते हुए और इस कर्मभूमि में काम करते हुए मैं यहाँ आप सबके समक्ष बैठा हूँ। बिजनेस काफ़ी टफ, पर मोदी जी के कहने पे जो मेक इन इंडिया का जो आंदोलन चला, एक रेवोल्यूशन चला, मैं ही नहीं पर मुझ जैसे कई और बच्चे और नौजवान लोग इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम में लगे, आगे बढ़ के सौभाग्य लिए और भाग्य लिए। एंड इस विजन के साथ जब काम करते हैं, हमने करीबन 150 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करी थी। पिताजी का एक छोटा सा बहुत अच्छा बिजनेस है, और मैं उस बिजनेस में था, फिर उसे छोड़ दिया, मुझे मज़ा नहीं आया काम करते हुए, कहा कि मैं अपना करूँगा। और छोटे पिताजी से एक चीज़ मैंने मांगी, मुझे 8 साल का समय दीजिए, मैं कुछ कर दिखाऊंगा आपको। तो मैं 12वीं फेल हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। घर में मुझे अच्छेड़ा बोला जाता है, कोई काम मैंने ज़िंदगी में आज तक पूरा किया ही नहीं। तो जो पिताजी का डर था कि ये पहले नेवी में रहा, नेवी में बना, वहाँ से छोड़कर बिजनेस में आया, अब उसे छोड़ दिया, अब कहता है अपना करूँगा। और हमारे साथ जो छोटे भाई हैं वो भी हमारे साथ नेवी में कप्तान था, जो यूपीएससी करके सिविल सर्वेंट है, तो पढ़ाकू आदमी। बट मैं अपनी ज़िंदगी का एक पैशन ढूंढ रहा था कि मैं क्या कुछ अलग कर सकता हूँ, और मेरा पैशन शायद इसी सेक्टर में था कि डिफेंस में मुझे मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाना है। और इसमें जो हमारे यहाँ मुंबई को जो सबसे बड़ा हिट किया कसाब जी, उसकी कहीं ना कहीं कोई योगदान था कि वो घटना से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुआ, और वहाँ से